हेलो मेरे 11th क्लास के बच्चों, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। मेरे बच्चों 11th का अभी शुरुआती टाइम चल रहा है, मतलब अभी स्टार्टिंग ही है और आप बड़े कंफ्यूज चल रहे हो कि कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, ओपन प्लेटफॉर्म है, हर जगह से आप पढ़िए, बट आपको जहां से बेहतर समझ में आए, जहां से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो, उसको आप कंप्लीट तरीके से फॉलो करिए। और अगर आप इधर उधर ज्यादा भटकेंगे तो वो आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। मेरे बच्चों, आज मैं आपके लिए डायमेंशन वाला टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत आसान है। और डायमेंशन के अगर आप हमारे कंप्लीट लेक्चर को देखते हो तो इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक क्वेश्चन करा दूं। डायमेंशन में जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं वो सभी मैंने क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कंप्लीट किया और चलो ठीक है भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। एक एक क्वेश्चन को कराया है जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद जब आप डायमेंशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये मैं गारंटी देता हूं कि 95 प्लस होगा। मतलब ये हुआ आप डायमेंशंस में काफी कंफर्टेबल फील करेंगे भाई। यार एक बात बताऊं ना, तो ये जो डायमेंशन हुआ, मेजरमेंट हुआ, ये ना मेन टॉपिक अभी फिजिक्स के है ही नहीं। फिजिक्स का मेन जो टॉपिक होगा वो मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा और वहां से आपके कंसेप्ट और मेरे कंसेप्ट और बिल्कुल हम दोनों के कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से चेक होंगे और कितना हम अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना हम सीख पा रहे हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। बट कोई नहीं, ये जो आपको स्टार्टिंग में डायमेंशन मिल रहा है जहां से आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, इस चैप्टर को भी प्रॉपर तरीके से देखना है। तो आइए मैं डायमेंशन का सेशन स्टार्ट करता हूं। भाई लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन एक एक क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। आइए प्लीज चलते हैं। चल तो मेरे भाई डायमेंशन को स्टार्ट कर देते हैं। भाई डायमेंशन का क्या मतलब होता है? कितनी बार आपने डायमेंशन के बारे में सुना होगा। जनरली जब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप ये बोलते हो कि 1D पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं, और जब आपकी हायर क्लास आएगी तो 4D भी पढ़ेंगे। यार ये जो बार बार आप डी 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 यूज कर रहे हो, डी का मतलब क्या है? डी फॉर डायमेंशंस। तो मेरे भाई डायमेंशन का मतलब क्या है? अच्छा ये बता, एरिया किसका कैलकुलेट किया होगा आपने अभी तक मैथमेटिक्स में? जब आपसे एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो एरिया आप किसका कैलकुलेट करेंगे? जनरली एरिया जो है या तो आप रेक्टेंगल का कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से जनरली आप एरिया किसका कैलकुलेट करेंगे? भाई सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। जनरली मेरे बच्चे इसी तरीके से एरिया किसका कैलकुलेट करेंगे? आप एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं। इसी तरीके से जब आपने अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में या कभी भी आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा भाई, तो वॉल्यूम आप लोग किसका कैलकुलेट करते हो? वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप लोग 10th क्लास में वॉल्यूम कैलकुलेट करके आए हो। भाई किसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके आए हो देखना जरा। जैसे आपने क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा मेरे बच्चे, आपने सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा, आपने स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा ना। कभी आपने सर्कल का वॉल्यूम कैलकुलेट किया है? अरे भाई सर्कल तो 3D में होता ही नहीं है, सर्कल तो 2D में होता है। इसका मतलब डायमेंशन शेप एंड साइज को कोरिलेट करता है भाई। अगर हमें डायमेंशन की समझ है तो हम किसी भी ज्योमेट्री को बड़े आराम से समझ सकते हैं। जैसे एरिया, भाई एरिया किसका? जैसे मानो कि आपने किसी प्लॉट का एरिया कैलकुलेट किया, तो भाई जब आप प्लॉट खरीदोगे तो उसमें क्या देखोगे? एल देखोगे, बी देखोगे, लेंथ और ब्रेथ, यही देखोगे ना। इसी तरीके से मान लो आपने कोई सिलेंडर लिया, तो सिलेंडर में भाई एरिया भी होता है और डेप्थ भी होती है। जैसे बॉटल है, बॉटल में आपने बोला 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक आ गई, भाई वो जो लीटर है वो क्या है? वॉल्यूम है ना, क्योंकि बॉटल जो है हमारा वो 3D में है, डेप्थ भी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब जब हम डायमेंशंस पढ़ लेते हैं
तो इन सभी क्वांटिटीज के बारे में कि किसकी क्या शेप होगी, किसकी क्या साइज होगी, कितने डायमेंशंस की जरूरत होगी, ये सब हमें सही तरीके से पता चल जाता है मेरे बच्चे। तो अभी हम लोग डायमेंशंस को स्टार्ट करते हैं। और जनरली जो पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है ना, ये टोटल 7 डायमेंशंस पर बेस्ड है। अभी आप लोगों को मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा था भाई। तो उसमें मैंने टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आपको बताई थी। अब टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में मेरे बच्चे मैंने आपको बेसिक क्वांटिटीज बताई थी। कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज बताई थी भाई? सभी को पता होगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर हमें पूरे वर्ल्ड को एक्सप्रेस करना है तो जनरली ये सेवन बेसिक क्वांटिटीज की जरूरत होती है, और इसकी हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी को डिराइव कर देते हैं। ये आपने देखा था इससे पहले वाली क्लास में। तो मेरे बच्चे जनरली क्या होता है कि हमारे पास 7 डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स में किसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो भाई फिर से वही क्वेश्चन, डायमेंशन क्या है? तो मैं अगर आपसे डायमेंशन की बात करूं मेरे बच्चे, तो देखो आप समझना डायमेंशंस की डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। आपने कोई भी डिराइव क्वांटिटी लिया, जैसे मान लो आपने एरिया लिया, आपने मेरे बच्चे एरिया लिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है भाई, ठीक है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, अगर उसको हम लोग डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इन सभी को डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करेंगे मेरे बच्चे, तो डायमेंशंस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आओ मैं बताता हूं। जैसे मान लो भाई कि अगर आपको सभी को डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे आपने लिया मेरे बच्चे लेंथ को, तो लेंथ को जब आप डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए एल लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट आप कंपलसरी लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे। इसी तरीके से मास के लिए मेरे बच्चे, मास के लिए आप एम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। इसी तरीके से अगर आप टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टाइम में मेरे बच्चे टी और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? बहुत जरूरी है स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करना। इस तरीके से हम लोग डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से मेरे बच्चे अगर आप टेम्परेचर ले रहे हो, टेम्परेचर में आप क्या करेंगे? के फॉर केल्विन। भाई अगर आप करंट ले रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एम्पियर ए लिखेंगे। आप अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ले रहे हैं भाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए मेरे बच्चे आप क्या करेंगे? यहां पर आप यहां पर मेरे बच्चे कैंडला सीडी लिखेंगे, ठीक है? और मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए भाई, अगर आप मोल ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए आप सिंपल मोल लिख देंगे। ये 7 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो फंडामेंटल्स हैं और बेसिक हैं। अब बात ये चल रही थी मेरे बच्चे कि डायमेंशंस का मतलब क्या है। देख भाई बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, ये बिल्कुल बेसिक क्लास चल रही है। फिजिक्स जो है ना, मेन आपका जब काइनेमैटिक्स स्टार्ट होगी, जब मोशन स्टार्ट होगा, मैकेनिक्स स्टार्ट होगी, तो वहां से फिजिक्स आपका प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा। अभी आप देखिए जरा भाई, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है? एरिया क्या है? डिराइव क्वांटिटी है भाई, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको एल लिख सकता हूं इसकी डायमेंशन। भाई ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ को भी तो मैं एल ही लिख सकता हूं यार, ब्रेथ भी तो एक तरीके की लेंथ ही होती है ना, तो इसकी डायमेंशन को भी एल लिख सकता हूं मैं। अब अगर मैं यहां देखूं तो भाई एल की पावर 2। अब समझना जरा सही से, अब आप समझना सही से, हमने एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमने डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की, फंडामेंटल क्या है? लेंथ। इस पर जो ये पावर है ना मेरे बच्चे, ये जो पावर है, इसी पावर को मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो पावर है, इसी पावर को मैं डायमेंशन बोल रहा हूं, इसी पावर को मैं डायमेंशन बोल रहा हूं मेरे बच्चे, सही से समझ में आना चाहिए। किसी भी डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो भी फंडामेंटल्स यूज करेंगे, उस फंडामेंटल्स की जो पावर है, दैट पावर इज डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी। इसका मतलब एरिया किसका कैलकुलेट होता है? एरिया उसका कैलकुलेट होता है जो लेंथ में 2D है।
भाई बिल्कुल ऐसी, प्लॉट का एरिया कैलकुलेट होता है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट होता है, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट होता है। इन सभी ज्योमेट्री में क्या है, दो डायमेंशन होती हैं लेंथ की, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो यहां से पता चला आपको, अगर आप एरिया रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एरिया के लिए लेंथ में 2D होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम की, अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे वॉल्यूम की, देखना जरा, नेक्स्ट क्वांटिटी मैंने कंसीडर किया वॉल्यूम। चलो आओ, नेक्स्ट क्वांटिटी में वॉल्यूम लेता हूं। चलो बताओ जरा, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है भाई? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जनरली 3D में यही कैलकुलेट करते हो, हाइट भी हो सकता है और डेप्थ भी हो सकता है। अब मेरे बच्चा, अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो लेंथ के लिए L, भाई ब्रेथ के लिए भी L, और हाइट या फिर डेप्थ जो भी है इसके लिए भी L। क्लियर है बिल्कुल? तो L की पावर टोटल कितनी हो गई भाई? L की पावर 3 हो गई। मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम किसका कैलकुलेट किया जाता है? जो लेंथ में 3D होता है। मतलब जिसकी 3 डायमेंशंस हैं लेंथ के लिए, उसी का आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, जिसे आप 3D बोलते हो। जैसे सिलेंडर है, बॉटल है, बॉटल भी तो सिलेंडर ही है एक तरीके से देखा जाए तो, स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये सभी क्या है? 3D हैं। तो लेंथ में 3 डायमेंशन होना चाहिए अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरे बच्चे आओ कुछ और डायमेंशंस देखते हैं। भाई देखो, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं ना, तो आप नोट्स जो है, आप बिल्कुल, मैं नोट्स मेंशन कर रहा हूं, आप नोट्स आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF मिल जाए, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा नंदू भैया फिजिक्स वाले के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए। आधार बैच में आप एनरोल कीजिए। आधार बैच में प्रॉपर तरीके से लेक्चर, एक एक न्यूमेरिकल, क्लियर तरीके से नोट्स, IIT JEE नीट सभी का लेक्चर अवेलेबल है, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में अवेलेबल है। तो आप वहां से जाइए और उसका फायदा उठाइए। तो एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया भाई। ठीक है, आइए जरा, अब एरिया और वॉल्यूम के बाद मेरे बच्चा, एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब देखो जरा प्लीज, इसी तरीके से मैंने एक क्वांटिटी लिया, स्पीड। अब देखो भाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है यार? 9th क्लास में पढ़कर आए हो, बहुत ज्यादा स्पीड के बारे में जिक्र किया होगा आपने। स्पीड बाइक वगैरह अगर आप चलाते हो तो स्पीड वगैरह बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हो। बाइक मतलब क्या है यार स्पीड का? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है यार? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई। अब डिस्टेंस क्या होता है यार? डिस्टेंस तो एक तरीके की लेंथ होती है, टोटल पाथ लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस कहलाता है। तो ये तो मेरे बच्चा एक तरीके का लेंथ हुआ ना, तो इसका डायमेंशन L लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना मत भूल जाना, ठीक है ना। और टाइम आपका फंडामेंटल है, तो टाइम के लिए T हो गया। अब देखो जरा यहां समझो, जब भी आप डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्रैक्शन में कभी नहीं छोड़ना है। जो डिनोमिनेटर में है भैया उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, जो नीचे है इसको ऊपर ले जाओ भाई। और अगर इसकी पावर +1 है तो ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और अगर नीचे पावर -1 है तो ऊपर जाएगा तो +1। ये सभी को पता है, ये वाली आइडेंटिटी सभी को पता है ना भाई। a की पावर m और b की पावर n, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, a की पावर m इंटू b की पावर -n। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और अगर ये नीचे माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं L1 और t के लिए -1। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का जो डायमेंशन है लेंथ में तो +1 है और टाइम में -1 है। टाइम में -1 है। टाइम में -1 होने का मतलब ये होता है कि आप पर सेकंड डिस्टेंस देख रहे हो भाई, माइनस होगा तो इसका मतलब अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ का 1 डायमेंशन, टी का -1 डायमेंशन स्पीड के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मेरे बच्चा आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो यार। अगर आप आते हो नेक्स्ट क्वांटिटी, अगर आप कंसीडर करते हो, कोई सी भी क्वांटिटी कंसीडर कर लो आप, जैसे मानो डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज हैं, सभी का डायमेंशंस हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आपको रिप्रेजेंट करके मैं बताता हूं। कुछ क्वांटिटीज होंगी हमारे पास, सभी का हम डायमेंशन कैलकुलेट करने चल रहे हैं।
जिसको बोलेंगे हम डायमेंशन फॉर्मूला। किसी भी ड्राइव क्वांटिटी के आप डायमेंशंस को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे बच्चे वो उसका डायमेंशन फॉर्मूला बोला जाएगा। तो हम डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटीज हैं, सभी के डायमेंशंस फॉर्मूले को करते हैं। आइए इसमें हम सीक्वेंस से करते हैं और पहला हम लेते हैं भाई वेलोसिटी को लेते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि एरिया, वॉल्यूम और स्पीड में ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो मेरे बच्चे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप डायमेंशन किसी का याद नहीं करेंगे, डायमेंशन तो रटते रटते पागल हो जाएंगे आप। पावर को कौन याद करेगा यार, कहीं +1 कहीं -1 कहीं ये वो, आप उसका फॉर्मूला याद करिए। अभी ये स्टार्टिंग है 11th क्लास की, तो आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे फॉर्मूले कहां से याद करें, ये तो क्वांटिटी हमने सुना भी नहीं है, इसका नाम ही जीवन में पहली बार आया है हमारे सामने। भैया ये अभी स्टार्टिंग है, इसलिए सारी चीजें आपके सामने आएंगी, बट जैसे जैसे सिलेबस आगे चलेगा ना, आप सभी क्वांटिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम किसी चीज को डिटेल में पढ़ते हैं तो भाई उसके बारे में क्या हो जाता है, हमें उसका फॉर्मूला वगैरह सब याद हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं भाई, 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस की यूनिट भी पढ़ ली, ओम। अगर मान लो किसी 7th क्लास के बच्चे को रेजिस्टेंस पढ़ाया जाता तो वो पहली बार सुनता, तो भाई कहने का मतलब उसके लिए तो बहुत नया था ना। इसी तरीके से जब आप 11th में आए हो तो बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे, लेकिन डायमेंशंस में आपको सभी को करना है और ये स्टार्टिंग का ही चैप्टर है। तो अभी जहां पर टीचर आपको फॉर्मूला बताता है, आप उस फॉर्मूले को रट्टाफिकेशन लगा लीजिए, लेकिन एट द एंड ऑफ 11th क्लास आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी फॉर्मूले लॉजिक के साथ याद हो जाएंगे। जैसे स्पीड है, स्पीड आपने 9th में पढ़ा है, स्पीड का फॉर्मूला रटा आपने कोई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला 9th में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, रटा कोई आपने नहीं ना, आपने पढ़ रखा इसीलिए आपको पता है। जैसे फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, आपने रटा कोई इसको, नहीं रटा ना मेरे बच्चे। इसी तरीके से मान लो जैसे मैं आपके सामने कोई क्वांटिटी देता हूं, सरफेस टेंशन, अरे भाई ये तो आपने सुना ही नहीं है, इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ होता है, लेकिन आपके लिए तो ये नया है, तो अभी तो आप यहां रट लोगे, लेकिन जब सरफेस टेंशन का नंबर आएगा, जब हम फ्लूइड स्टार्ट करेंगे तो वहां पर सरफेस टेंशन भी सही से याद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डायमेंशन में बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो वो फर्स्ट टाइम सुनते हैं, तो फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो भाई उनको वो याद कर लें, और जब वो टॉपिक स्टार्ट होगा आपके डिटेल सिलेबस में तो वो आपके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो आइए, वेलोसिटी के लिए कितना होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है फॉर्मूला यार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। जब भाई डिस्प्लेसमेंट आपने कभी पढ़ा होगा तो ये भी तो लेंथ ही होती है ना यार, ये सब पढ़ना है हमें 11th क्लास में, हमें डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ना है, हमें डिस्टेंस भी पढ़ना है, एवरीथिंग, हमें वेलोसिटी भी पढ़ना है। लेकिन अभी हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ना है इन सभी को हमें। तो चलो भैया, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना हो सकता है, एल, लेंथ है, टाइम का टी। तो मेरे बच्चा यहां से अगर मैं बात करूं तो इसका डायमेंशन LT-1। भाई साहब, अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आने लगा होगा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, स्पीड का भी डायमेंशन यही आया था और वेलोसिटी का भी डायमेंशन यही आया है। ये डायमेंशन की ड्रॉबैक है। अगर मैं आपके सामने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दूं ना और मैं बोलूं कि बताओ कौन सी क्वांटिटी है, तो आप क्वांटिटी नहीं बता पाओगे। जैसे मैंने LT-1 लिख दिया, अब एक बच्चा कह रहा है स्पीड है, ये तो मैंने कहा नहीं ये वेलोसिटी है। मतलब ये हुआ डायमेंशंस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप किसी भी डायमेंशन को देखते हो तो वहां से उस क्वांटिटी का पता नहीं लगा पाओगे आप, बट फिर भी आपको, जैसे वेलोसिटी है, किसी भी टाइप की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, इन सभी वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होगा। बात आ गई समझ में भाई, सभी को समझ में आना चाहिए यार, नोट डाउन करते रहो भाई और सही से पढ़ो यार, एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इस लेक्चर में। डायमेंशंस का ये जो लेक्चर है प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा, तो आप जल्दीबाजी मत करिए, वन शॉट के चक्कर में मत लगिए,
पढ़ाई का कभी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। आप सही से पढ़िए भाई, एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, अपने रिदम को गेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि जस्ट आप 10th करके आए हैं 11th में, तो आप जितना अपना मोमेंटम गेन करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और मोमेंटम गेन करने का बहुत बेसिक सा मेथड है, धीरे धीरे पढ़ो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो भाई वेलोसिटी आ गया, अब आजा एक्सेलरेशन पे। देख मेरे बच्चा, एक्सेलरेशन कैसे होगा, नेक्स्ट क्वांटिटी के लिए करते हैं एक्सेलरेशन। भाई मेरे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर तूने 9th में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा तो होगा, अब याद है या नहीं है वो यार तुम पर डिपेंड कर रहा होगा। मान लो आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं यार, बच्चा है भूल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन है यार। आइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चलो इसका भी डायमेंशन आ गया भाई, अब इसका भी डायमेंशन आ जाएगा। देखो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, जस्ट अभी अभी किया है हमने, LT-1। यार वेलोसिटी हो, चेंज इन वेलोसिटी हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, कोई भी है तो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, LT-1 होगा। अब मेरे बच्चे अपॉन टाइम है, टाइम का डायमेंशन कितना होगा, T होगा। तो भाई इसकी वैल्यू को पुट कर दे, T की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, LT-2 बनेगा। ये क्या बनेगा मेरे बच्चा, LT-2 बनेगा। बहुत बेसिक क्लास बता रहा हूं यार, बहुत सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। आप भी मेरे को कल पढ़ा सकते हो, ये चीजें फाइंड आउट करना बहुत आसान है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि धोखे में मत रहना, फिजिक्स जो है वो आपकी कहां से स्टार्ट होगी, मैकेनिक्स से, वहां से मेन फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। अभी ये चल रहा है, थोड़ा सा आसान लगे आपको। आइए, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे एक और क्वांटिटी देख लेते हैं, फोर्स। चलिए आइए अब की बार फोर्स को देख लेते हैं। यार फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या सभी को, फोर्स का फॉर्मूला बताओ जरा, 9th क्लास में पढ़ा होगा भाई। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो मास कैसी क्वांटिटी है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जब मास मेरे बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास का डायमेंशन तो m हो गया, और एक्सेलरेशन का अभी अभी निकाला है कितना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना निकाला है, LT-2। अरे देखो ना यार, LT-2 निकाला है अभी एक्सेलरेशन, LT-2। चलो भैया इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। अब मेरे बच्चा यहां पर अगर देखें तो इसका डायमेंशन MLT-2, मतलब फोर्स का डायमेंशन m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। पावर मतलब डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन भाई ये होता है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं भाई वर्क क्या होता है, तो वर्क भी आपने 9th में तो पढ़ा होगा, अब कितना याद है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई बात नहीं, ये सब पढ़ोगे 11th में, 9th में गलती हो गई है 11th में मत करना, दोबारा आप पढ़ो, लेकिन सही से पढ़ो भाई। बहुत बार जीवन में मौका मिलता है, लेकिन बार बार अगर आप इग्नोर करोगे तो बार बार मौका नहीं मिलेगा। आइए भाई देखते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी है मेरे बच्चा वर्क। अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क क्या होता है, अभी सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, डेफिनेशन पर नहीं जा रहा हूं। तो सिंपल जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सब मैं बात नहीं करूंगा कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये सब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। तो भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। चलो भैया देखो जरा, अब आप मेरे को ये बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT-2, ठीक है भाई, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है L। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, ML2T-2। कितना हो गया भाई, ML2T-2। अब आप एक बात देखिए, जो वर्क है, वर्क का डायमेंशन भी आ चुका है आपके पास भैया मैक्सिमम देखिए तो फोर्स का भी आ चुका है आपके पास, एक्सेलरेशन का भी आ चुका है, वेलोसिटी का भी आ चुका है, एरिया का भी आ चुका है, और वॉल्यूम का भी आ चुका है। अब मेरे बच्चे मेरी ये पर्सनल एडवाइस है आपसे कि आप क्या करेंगे, डायमेंशंस को याद करेंगे। यार पागल हो जाएंगे डायमेंशंस को याद करते करते।
आप क्या करिए, कुछ डायमेंशंस है इनको याद कर लीजिए। कुछ डायमेंशंस हैं मेरे बच्चे, आप इनको याद करिए बस। कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ डायमेंशंस का मतलब जैसे मैंने बोला, देखो जरा इधर देखो प्लीज, आप कुछ डायमेंशंस को याद कर लो भाई, कुछ डायमेंशंस को याद कर लो। और कुछ में जैसे कि एरिया, आप एरिया का याद कर लो, वॉल्यूम का याद कर लो भाई, वॉल्यूम का डायमेंशन याद कर लो भाई मेरे, वेलोसिटी का डायमेंशन याद कर लो यार, वेलोसिटी याद हो जाएगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद करो भाई। इसी तरीके से फोर्स का डायमेंशन याद कर लो बिल्कुल यार, और वर्क का याद कर लो। मैक्सिमम जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, डायमेंशंस करोगे, तो यही क्वांटिटीज घूम घूम कर आएंगे फिर से भाई, बार बार आप इन्हीं के डायमेंशंस को पुट करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ओनली यही है। अब आप आगे जितने भी डायमेंशंस करोगे ना, मैक्सिमम टाइम 90% तो यही यूज होती हैं। 11th क्लास की बात कर रहा हूं मैं अभी, और इसमें मैंने हीट को इंक्लूड नहीं किया है। मैकेनिक्स में जनरली यही सभी यूज होगा। आपके सिलेबस का जो वॉल्यूम 1 है ना, वॉल्यूम 1 में तो मैक्सिमम इसी से काम चल जाएगा। 11th क्लास का जो वॉल्यूम 1 है ग्रेविटेशन तक, इसमें मेरे बच्चे यहां से ये जो क्वांटिटीज हैं इन सभी से काम चल जाएगा। जैसे आओ मैं आपके सामने बहुत सारी क्वांटिटीज रखूंगा, देखना जरा, आपके सामने मैं बहुत सारी क्वांटिटीज रखने वाला हूं यार। अच्छा ये बताओ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी का मतलब, एनर्जी आपने पढ़ा होगा भाई, एनर्जी होता है एबिलिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क। मतलब जब हम किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं तो उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब अगर हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो हम किसी वर्क को कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मान लो मैंने अगर कुछ अपने अंदर एनर्जी गेन नहीं किया होगा, कुछ नहीं खाया होगा, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाता। क्या आप पढ़ पाते अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होती? बिल्कुल नहीं। इट मींस किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी मैंडेटरी है। एबिलिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। इट मींस जब मैं आपको एनर्जी का डायमेंशन बोलूंगा तो भाई एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो कि वर्क का होता है। तो अगर आप एनर्जी की बात करेंगे, किसी भी टाइप की आप एनर्जी की बात कर लीजिए मेरे बच्चे, किसी भी टाइप की एनर्जी की बात कर लीजिए, कोई भी एनर्जी है, अगर आप किसी भी एनर्जी की बात करेंगे मेरे बच्चा, तो एनर्जी का जो डायमेंशन बनेगा वो वही बनेगा जो वर्क का होता है। कोई भी एनर्जी हो, कितना है इसका डायमेंशन? ml2t-2। अभी मैंने बोला था वर्क का, भैया याद कर लो, आप वर्क का डायमेंशन याद कर लो। कोई भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, यार जो भी एनर्जी है ना, एनर्जी का डायमेंशन यही होगा ml2t-2 भाई। ठीक है, परेशान नहीं होना है, तो एनर्जी ना, तो ml2t-2 ही होगा। किसी भी टाइप का एनर्जी का अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो वो कितना होगा मेरे बच्चा? ml2t-2 होगा। आइए जरा, एनर्जी आपने देख लिया। अच्छा डेंसिटी, एक और क्वांटिटी करते हैं भाई हम लोग, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा देखिए जरा। डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मेरे बच्चे मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब मैंने क्या बोला कि बार बार घूमकर यही क्वांटिटीज आएंगी। मास कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल है। वॉल्यूम कैसा है भैया? अभी निकाला था हमने, वॉल्यूम ड्राइव है। तो मास का डायमेंशन m होता है और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है भैया L3। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? ml-3। ठीक है, अब आप देखते रहना डायमेंशंस कैसे कैसे आ रहे हैं। मैंने बोला एक और क्वांटिटी है आपके पास, मैंने बोला चलो बताओ पावर का डायमेंशन क्या होगा? पावर मेरे बच्चे, पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम, यही होता है भाई, वर्क अपॉन टाइम। बिल्कुल। अब वर्क का डायमेंशन क्या है? अभी हमने देखा था ml2t-2। आप इनको याद कर लोगे ना तो मैक्सिमम हो जाएगा। देखो अब इसमें भी क्या हुआ, वर्क आया, टाइम आया, तो भाई वर्क का डायमेंशन ml2t-2 अपॉन टाइम का t हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा ml2 और t की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -1, तो टोटल हो जाएगा t की पावर -3। ये हो गया भाई, ये हो गया। अब इसी तरीके से मेरे बच्चे अगर नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेशर।
प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर देखो भाई, अब आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो जो मैं बता रहा हूं उसको आप याद कर लो। ये सारी की सारी क्वांटिटी आप पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है ना। अभी तो फिजिक्स की शुरुआत है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत मजा आता है इस सब्जेक्ट में, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग को इस पर अप्लाई करेंगे तो, ठीक है ना। देखिए जरा भाई, प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है यार, देखिए जरा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है मैंने बताया, आप याद कर लो भाई। फोर्स का डायमेंशन mlt-2 अपॉन एरिया का क्या होता है? L2। सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, सॉल्व करने पर कितना आएगा? सॉल्व करने पर ml-1। कैसे भैया? L का +1 है और यहां पर L का +2 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो L का -2 हो जाएगा, तो प्लस का 1 और माइनस का 2, कितना बचेगा? -1 और T का -2। तो ये बन जाएगा आपका प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी अभी तो, बहुत, आप देखते रहो। इसी तरीके से मेरे बच्चा, अगर मैं बात करता हूं और कोई क्वांटिटी लिखता हूं, जैसे मैंने बोला स्ट्रेस, आगे चलोगे तो एक क्वांटिटी और मिलेगी आपको, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है अभी आप इस पर मत जाइए। स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है भाई, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया। तो ये भी क्या है? फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन वही होगा mlt-2, मतलब मेरे बच्चा mlt-2 अपॉन L2। अब आप देखो जरा, यहां से बहुत कुछ क्लियर होगा मेरे बच्चे। इसका डायमेंशन सेम यही आ गया, ml-1t-2। तो भाई अगर मैं बात करूं ml-1t-2, जो नॉर्मल प्रेशर का डायमेंशन है वही स्ट्रेस का भी डायमेंशन है। तो अगर मैं ओनली डायमेंशन लिख दूं तो क्या आप मेरे को क्वांटिटी बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते। ये डायमेंशंस के लिमिटेशंस में काउंट होगा। लास्ट में जब आपसे बोला जाएगा कि लिमिटेशंस के डायमेंशंस की लिमिटेशंस क्या है भाई, या डायमेंशंस के ड्रॉबैक क्या है, तो उसमें से एक ये भी बनेगा। आइए, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, सभी को हम लोग करते हैं 1 by 1। इसी तरीके से मेरे बच्चा, जैसे मैंने बोला मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, भाई मेरे लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई? मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का तो डायमेंशन m हो गया, वेलोसिटी का lt-1 हो गया, तो ये आ गया mlt-1 आ गया, ठीक है। और एक क्वांटिटी पढ़ोगे जब आप लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, यहां पर आप पढ़ोगे भैया इंपल्स। इंपल्स क्या होता है ये अभी आपको नहीं समझना है। बेसिकली ये शॉर्ट ड्यूरेशन के जो फोर्सेस होते हैं उनमें हम लोग काउंट करते हैं। फिलहाल आप लोग देखिए, इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम होता है, टाइम इंटरवल काउंट करते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है भाई? mlt-2, और मेरे बच्चा टाइम का डायमेंशन t हो गया। तो इंपल्स का टोटल कितना बना? इंपल्स का टोटल बन गया मेरे बच्चे, देखना जरा, mlt-1। मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम है वही इंपल्स है, और होता भी यही है। जब आगे चलकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से मान लो आपको अभी वो क्वांटिटी नहीं पता, यार इंपल्स नहीं पता मेरे को, अभी बिल्कुल नहीं पता 11th क्लास के बच्चे को स्टार्टिंग में इंपल्स के बारे में, लेकिन आपको अभी इसका फॉर्मूला याद कर लेना है कि इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है इंपल्स? जब हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे फुल डिटेल में मजा आ जाएगा इंपल्स में, ठीक है। इसी तरीके से मेरे बच्चे और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, सभी को हम लोग कर सकते हैं 1 by 1 करके। देखिए जरा, आइए कुछ और क्वांटिटीज ले लेते हैं। जैसे टॉर्क है, अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चा टॉर्क की, अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो ये होता है भाई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यार कोई भी डिस्टेंस है, चाहे परपेंडिकुलर है या लीनियर है, किसी भी टाइप है तो डिस्टेंस ना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ? mlt-2 होता है। आप एक बात देख रहे होगे, बार बार वही डायमेंशंस आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। कौन से? एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स का आ गया, और डिस्टेंस का कितना होता है भाई? L। तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा ml2t-2। अब देखो वर्क का भी यही होता है और टॉर्क का भी यही आया, तो आगे चलकर अगर मैं आपको ये डायमेंशन बता दूं ml2t-2, तो क्या आप बता पाओगे कि ये वर्क है या टॉर्क है? नहीं बता पाओगे ना। तो ये डायमेंशन की ड्रॉबैक है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं आपको कि डायमेंशंस की ड्रॉबैक का मतलब क्या है। इसी तरीके से मेरे बच्चे जैसे कुछ और क्वांटिटीज देख लेते हैं। देखो जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, तो मेरे बच्चा फ्रीक्वेंसी का अगर हम देखें तो ये होता है 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये हो जाएगा 1/t और डायमेंशन हो जाएगा t-1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 हो जाएगा। अगर भाई कहीं पर रेडियस है, अगर रेडियस है तो रेडियस क्या होता है? रेडियस मेरे बच्चे एक तरीके की लेंथ है, तो रेडियस का डायमेंशन l होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आ सकती हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई क्वांटिटी आ गई, जैसे ग्रेडियंट नाम से आ गई, या फिर अगर मैं बात करता हूं प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। अब आपके लिए यह भी एक नई टर्म है, बट कोई नहीं, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। फॉर्मूला बता देता हूं मैं, प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन लेंथ होता है वैसे तो, बट अभी आप डायमेंशन के लिए प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर का अगर डायमेंशन आपको नहीं याद है तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यही तो डायमेंशन की खासियत है। जैसे प्रेशर आया तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। चलो भाई, क्योंकि हमें प्रेशर का डायमेंशन याद नहीं था, इनटू लेंथ। तो मेरे बच्चे अब आपको तो भैया ये तो मैंने याद करने के लिए बोला है ना, तो फोर्स का डायमेंशन रखो यार, mlt-2 अपॉन एरिया का हो जाएगा L2 इंटू टी, फिर से क्या है? लेंथ। तो लेंथ का कितना हो जाएगा? 1। तो ओवरऑल अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना मेरे बच्चे, तो देखो कितना हो गया, m और l का क्या हो जाएगा? -2, l का -2 और t का -2। ये आपका आ जाएगा किसका? प्रेशर ग्रेडियंट का। इस तरीके से आपके सिलेबस में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। आप एनसीईआरटीज में जो वो चार्ट दे रखा है उस चार्ट पर जाइए, आप ओनली फॉर्मूले को देखिए, आप ओनली फॉर्मूले को देखिए और सभी क्वांटिटीज के डायमेंशंस को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी कुछ और डायमेंशंस हैं, जैसे कांस्टेंट होते हैं कुछ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी तरीके से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफंस कांस्टेंट। इन सभी का डायमेंशन मैं बता देता हूं। बाकी आप चार्ट से जाइए और वहां से फॉर्मूले को याद करके, आपको मैंने लॉजिक बता दिया, इस लॉजिक को फॉलो करिए, आसानी से आप कर जाएंगे। जैसे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ होता है, उसे भी आप कर सकते हैं। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कितना होता है भाई? फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन। और ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन लेंथ। कौन सा फोर्स होता है? ये मॉलिक्यूलर फोर्स होता है किसी भी लिक्विड के बीच में, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो भाई इसका डायमेंशन तो हो गया mlt-2 अपॉन लेंथ का l, तो ये आ जाएगा mt-2। आसानी से आप कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो आप लोग मैक्सिमम डायमेंशन को प्रिपेयर करिए। मैं कुछ आपको कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशंस बता देता हूं कि कैसे हम लोग कुछ कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनका डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। आइए प्लीज। जैसे कांस्टेंट में अगर हम देखें तो पहला कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 9th क्लास में भाई आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। आपने न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा। न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई? यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडी हैं, कोई भी दो बॉडी हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे आपके सामने ये सभी सिचुएशंस आई होंगी, और जो हमारा न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं भाई, जैसे कि देखो, अगर ये वाला मास मेरा m1 है और ये वाला मास मेरा m2 है, और दोनों मास किसी डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो मेरे बच्चा इस पर जो फोर्स लगता है, इस फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा कितना? G। सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, डिटेल में जब हमारा टॉपिक चलेगा तो वहां पढ़ेंगे। ये हो गया। अब इसमें ये जो G है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी कहीं भी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड हर जगह फिक्स होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर मैं इस जी का डायमेंशन निकालूं, देखो भाई अभी ना ही मैं इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, ना ही मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूं, मैं तो बस एक बात पर इंटरेस्टेड हूं कि इसका डायमेंशन आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो भाई देखो अगर मैं जी का फॉर्मूला बनाता हूं यहां से, तो जी इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, यही होगा भाई। चलो अब इसका डायमेंशन रखो जरा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई? फोर्स का डायमेंशन mlt-2, बिल्कुल भाई यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है भाई? L2 होता है, बिल्कुल सही है। अपॉन मास m1 m2, भाई m1 m2 इसका डायमेंशन क्या होगा? m इंटू m, m की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायमेंशन m। अब इसको थोड़ा सा मेरे बच्चे सिंप्लीफाई कर लो। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? m का डायमेंशन ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? ये बचेगा m का डायमेंशन -1, बिल्कुल सही। अब l का नंबर लगाते हैं, l का 1 और l का 2, तो l का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा भाई। l का डायमेंशन 3 हो गया, और मेरे बच्चा t का डायमेंशन कितना हो जाएगा? -2। t का डायमेंशन हो जाएगा आपका -2। तो ये जो ओवरऑल डायमेंशन है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है। जो आप लोगों ने ये सारी सिचुएशंस देखी हैं, इन सभी में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन m-1 L3t-2। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको डायमेंशंस रटने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इसका फॉर्मूला याद रखिए और आसानी से तुरंत आपको 20 सेकंड लगेगा, आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताई थी, कौन सा? एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और क्या? वर्क। इसी का डायमेंशन याद रखिए यार, सभी घूम फिर कर यही आ रहा है। बाकी वो फंडामेंटल्स तो आपके पास हैं ही। चलिए इसी तरीके से मेरे बच्चा एक और हम कांस्टेंट क्वांटिटी देखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। भाई प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसके बारे में भी डिटेल में हमें किसी टॉपिक में नहीं जाना है। तो जैसे आपको पता होगा कि मान लो अगर हम बात करते हैं सन की, तो सन से जो एनर्जी आती है मेरे बच्चों, वो सन से एनर्जी जो हमें रिसीव होती है, ये एनर्जी हमें छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में रिसीव होती है। किस फॉर्म में रिसीव होती है भाई? छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। इन सभी पैकेट्स को मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं फोटॉन। इन सभी पैकेट को क्या बोलते हैं भाई? हम फोटॉन बोलते हैं। ये सभी सन से जो एनर्जी आ रही है, ये पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। कितने की स्पीड से आती है? तो एयर की अगर बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट से आएगी, सी से, जो 10th क्लास में पढ़ा है, 3 × 10⁸ से। अब एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है ना, देखो जरा, एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, अगर आप ईच फोटॉन की एनर्जी देखोगे ना मेरे बच्चे, तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा यहां से h न्यू। न्यू क्या है? इसमें फ्रीक्वेंसी है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं hc/λ, फ्रीक्वेंसी को स्पीड अपॉन वेवलेंथ लिख देते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है आपको ये नहीं आ रहा हो समझ में, हालांकि 9th में भी आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ, बट फिर भी मैं तो मान रहा हूं कि नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं भैया, बस आप याद रख लो, एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया भाई? कितना आ गया? h न्यू और hc/λ। ये किसकी एनर्जी है? जो सन से फोटॉन्स आ रहे हैं। h इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब आप निकाल लो यार डायमेंशन, अब तो बहुत आसान हो गया। एनर्जी का डायमेंशन रखो जरा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? सेम एज वर्क, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है भाई। तो ये हो गया mL2t-2, बिल्कुल सही, अपॉन फ्रीक्वेंसी का कितना होता है? t-1, 1 अपॉन टाइम होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? t-1। अब मेरे बच्चा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो mL2t, देखो ऊपर -2 नीचे -1, जब ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ओनली -1। तो ये डायमेंशन मेरा बन गया किसका?
प्लैंक्स कांस्टेंट का, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.63 करके 10⁻34। हम लोग वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, ये अभी आपका एग्जाम जब होगा तो उसमें पूछा जा सकता है कि भाई प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक रफ आइडिया दे दे रहा हूं जिससे एक आपको समझ में आ जाए कि प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब यहां से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है भाई, इसी तरीके से चलिए एक और कांस्टेंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कांस्टेंट होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये जब आप लोग अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ोगे, जब वॉल्यूम 2 में जब आप स्टार्ट करोगे मेरे बच्चा, तो वहां पर हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कंसेप्ट लेकर आएंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है KB, इसका जो फॉर्मूला है आप बस इतना याद रखिए डायमेंशन के लिए, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है। तो मेरे बच्चा एनर्जी का डायमेंशन तो वही होगा जो वर्क का होता है। कितना होता है भाई, mL2T-2। ठीक है, इसी तरीके से अपॉन टेम्परेचर का K। भैया टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन K होता है, K फॉर केल्विन। अभी तक ये इसका कंसेप्ट नहीं आया था। तो मेरे बच्चा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा भाई, mL2T-2 और K का -1 हो जाएगा। ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी बस ओनली इसलिए बताया जा रहा है कि हो सकता है अभी 11th क्लास की स्टार्टिंग है तो आपके एग्जाम में ये आ जाए, तो आप वहां पर आसानी से इसको मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। और भाई ये कांस्टेंट है, नेक्स्ट कांस्टेंट स्टीफन कांस्टेंट। अगर मैं स्टीफन कांस्टेंट की बात करूं भाई, अभी आपको ना मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इनके बारे में नहीं जानना है, ये जब टॉपिक्स चलेंगे तो फुल डिटेल में समझाया जाएगा आपको। अभी बस आप इतना समझने की कोशिश करिए कि डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं स्टीफन कांस्टेंट की बात करूं भाई, तो स्टीफन कांस्टेंट को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर, एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4। अब भाई चलो मान लो आपको पावर का डायमेंशन याद नहीं है, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है भाई, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, एनर्जी, वर्क को एनर्जी लिख सकता हूं, तो एनर्जी अपॉन टाइम, ये मैंने पावर को ब्रेक कर दिया, 1 अपॉन एरिया ऑलरेडी है, और भाई 1 अपॉन टेम्परेचर की पावर 4। अब आप बताओ, वही क्वांटिटीज घूमकर फिर से आ गई ना, टेम्परेचर की पावर 4। भाई एनर्जी मैंने आपको बता ही रखा है, वर्क का याद कर लो, एरिया आपके पास है, टाइम फंडामेंटल, टेम्परेचर फंडामेंटल, आ गया डायमेंशन। भाई किसी का रटने की जरूरत नहीं है यार, फॉर्मूले को याद रखिए आप, बात आपकी बन जाएगी। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन L2 एरिया के लिए, एनर्जी का mL2T-2, इसी तरीके से टाइम का हो जाएगा भाई T, और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 1 अपॉन K का डायमेंशन हो गया 4। चलो भाई सॉल्व कर लो जरा इसका। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चा, तो M का तो 1 आएगा, L का कितना हो जाएगा, L का 2 यहां है और L का 2 यहां है, तो L का तो खेल खत्म। अच्छा, T का -2 और T का +1, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, T का -3 और K का -4 हो गया। ये सब आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आओ भाई, एक नेक्स्ट क्वांटिटी है आपके पास, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। भाई ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है क्या है, ये रिलेट करता है लिक्विड के फ्रिक्शन से। लिक्विड के अंदर कितना फ्रिक्शन है, जैसे गाढ़ापन। अगर हम बात करें जो हनी है ना, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर और मिल्क। आप ये देख सकते हो, हनी को अगर आप फ्लो कराओगे तो वो कितना गाढ़ा है, उसको मूव करना बड़ा टफ हो जाएगा। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा भी बस इतना आना चाहिए कि विस्कोसिटी, अच्छा भैया लिक्विड के फ्रिक्शन से कोरिलेट करता होगा, तो हमें अभी उस बारे में नहीं जानना है। जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो भाई देखेंगे, हमें तो बस फॉर्मूला बता दो भाई कितना होता है। तो देखो भाई, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ना, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर आप बात करो विस्कोसिटी की, तो इसमें मेरे बच्चे इसको ईटा से लिखते हैं, ये सिंबल होता है, ये ईटा होता है, इसको ईटा बोलते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना मेरे बच्चे, इसका फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया
फोर्स अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिटेल में तो आप जब ये टॉपिक चलेगा तभी पढ़ोगे, बस अभी आप इतना करिए जिससे आपका डायमेंशन आ जाए। तो भाई फोर्स जो होता है, ये फोर्स देखो इधर, फोर्स का डायमेंशन MLT-2, एरिया का डायमेंशन L2, ठीक है भाई, सभी का डायमेंशन रख रहा हूं, डिस्टेंस का डायमेंशन L, और भाई वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1। ये मेरे बच्चे सभी का डायमेंशन लिख दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा। चलो, m की पावर कितनी है? m की पावर 1 है भाई, m की पावर 1 है, 1 को मेंशन नहीं करते। l का 1, l का 1 2, और अपॉन में l का 2 और l का 1, तो कितना बचेगा भाई? ओनली l का -1 बचेगा। सिंप्लीफाई कर लो। कैसे बचा भाई? ऊपर l का 2 है और नीचे l का 2 है, तो खेल खत्म। ये वाला l ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। ऊपर t का -2 है और t का -1 नीचे है, तो ऊपर -1 बचेगा बस। ये सब बेसिक कैलकुलेशन आपको आ रही होगी। तो भैया कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ये हो जाएगा ML-1 T-1। इस तरीके से मैं बस आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि क्वांटिटी की थोड़ी सी समझ आ जाए। आपको क्वांटिटी के बारे में नहीं जानना है कि बस हाँ थोड़ा सा एक रफ आइडिया लग जाए, विस्कोसिटी मतलब लिक्विड से कोरिलेट है यार, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाए। एक क्वांटिटी होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको भी देख लेते हैं भाई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब होता है मेरे बच्चे, देखना जरा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मेरे बच्चे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना, ये रिलेट करता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी बस आप एक बात समझिए, जो स्ट्रेन होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। कैसे भाई? अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा सेम टाइप की क्वांटिटी बनती है ये। तो स्ट्रेन को अभी आप मेरे कहने से थोड़ी देर के लिए आप बोलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेस का डायमेंशन कितना होता है? ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, जो प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मेरे बच्चा फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और एरिया का L2, सॉल्व कर दो ML-1 T-2। मतलब जो प्रेशर का होता है, जो स्ट्रेस का होता है, वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इसमें ये स्ट्रेन क्या है ये मैं समझा दूंगा थोड़ा सा अभी जब मैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पढ़ाऊंगा। तो ये सभी ऑलमोस्ट जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते थे कांस्टेंट पर, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम लोग जैसे जैसे सिलेबस आगे चलेगा, जैसे जैसे क्वांटिटीज यूज होती जाएंगी, आप सभी का डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, कंफर्टेबल मोड में फाइंड आउट कर लेंगे। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब हम लोग डायमेंशंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशंस के बिहाफ पर क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे भाई क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट? देखना जरा, हम लोग डायमेंशंस के बिहाफ पर क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे टोटल मेरे पास 4 टाइप की क्वांटिटीज हैं। जैसे भाई नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट भाई, डायमेंशनल कांस्टेंट। अभी बताऊंगा क्या होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। इसी तरीके से दूसरा जो होगा ना, ये हो जाएगा डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल मेरे बच्चे अभी आपको समझ में आ जाएगा एक एक का मतलब क्या है। इसी तरीके से जो तीसरा है, थर्ड जो क्वांटिटी बनेगी हमारी, वो डायमेंशन लेस, मतलब मेरे बच्चा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्या मतलब होता है अभी देखेंगे हम। इसी तरीके से भाई कुछ क्वांटिटीज बनेंगी हमारे पास जिनकी हम बात करें तो, जैसे देखो भाई 4 नंबर पर डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल, वैसे तो आपको मेरे बच्चे नाम से भी पता चल रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, फिर भी आप आइए जरा देखो। अगर मैं बात कर रहा हूं डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चा? समझो जरा इसका मतलब क्या है। देखो भाई, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। डायमेंशनल, इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन तो होता है, नो डाउट डायमेंशन तो पजेस करेगी वो क्वांटिटी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अब एक नया टर्म आ गया मैग्नीट्यूड।
किसी भी क्वांटिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी मैंने बताया था। जैसे मैंने ये बोला, आप किस क्लास में हो, आपने बोला 11th क्लास में। 11 इज अ मैग्नीट्यूड। मैंने बोला पेन का क्या प्राइस है, आपने बोला 20 रुपीज। 20 इज मैग्नीट्यूड। मैंने बोला आपके पास कितनी एनर्जी है, आपने बोला 500 जूल। 500 इज मैग्नीट्यूड। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसके साथ साथ उस क्वांटिटी का डायमेंशन भी है, तो मैं उसको डायमेंशनल कांस्टेंट बोलूंगा। जैसे अभी हम लोगों ने किया है, हमने देखा था भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसकी वैल्यू होती है लेकिन इसका डायमेंशन भी होता है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट देखा था हमने, प्लैंक्स कांस्टेंट देखा था, स्टीफन्स कांस्टेंट देखा था हमने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखा था हमने, जस्ट अभी अभी देखकर ही आ रहे हैं। इन सभी क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाला था, और हां, इन सभी की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो इनको बोलते हैं हम डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। अच्छा, जैसे स्पीड ऑफ लाइट एयर में है, तो एयर में तो भैया वो सी होती है ना, सी कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8। भाई एयर की बात कर रहे हैं ना, तो एयर में तो ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई मेरे डायमेंशनल वेरिएबल। अगर मैं नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करूं मेरे बच्चा, तो डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल का क्या मतलब होगा? देखो, पहले वर्ड से तो आपको पता चल रहा है, पहले वर्ड से क्या पता चल रहा है कि क्वांटिटी का डायमेंशन तो होगा, उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा। फिजिक्स में मैक्सिमम यही क्वांटिटीज हैं। वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू कंटिन्यू बदल रही है। भाई जैसे फोर्स है, एरिया है, वेलोसिटी है, वर्क है, पावर है, टॉर्क है, ये सब क्या है? वेरिएबल ही तो है। आपने कहीं फोर्स लगाया भाई 10 न्यूटन का लगाया, आप अगर नहीं मानते 15 का लगाया, 20 का भी लगा सकते हो, 100 का भी लगा सकते हो, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो फोर्स का कोई मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या? अब जैसे एरिया है, एरिया आपका कितना हो सकता है? 4 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 10 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है भाई, 100 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। मतलब एरिया तो कितना भी हो सकता है ना। तो एरिया क्या है? एक वेरिएबल क्वांटिटी है, लेकिन एरिया का डायमेंशन भी होता है। तो हम एरिया को किस टाइप की क्वांटिटी बोलेंगे भाई? डायमेंशनल वेरिएबल। भाई जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी आप देख रहे हो फिजिक्स में, वो सभी डायमेंशनल वेरिएबल में आएंगी। बट ऐसा नहीं, कुछ क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट भी है, बट मैक्सिमम हमें वेरिएबल पोर्शन देखने को मिलता है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट को देखेंगे मेरे बच्चे, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब मेरे बच्चे एक ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं होता है, उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। अब इसके भैया अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? नंबर 1 2 3 4 अप टू, ये जितने भी नंबर हैं, कितने भी नंबर चले जाएंगे, ये सभी नंबर्स क्या हैं भाई? नंबर तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड थोड़ी बदल रहा है इसका, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसी तरीके से पाई, पाई जो होता है मैथमेटिक्स में आप यूज करते हैं, पाई या फिर 22/7, ये क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ई, या आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, ये सभी क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। उसके साथ साथ जब भी आपको डायमेंशन में कहीं ये नजर आएंगे, तो आप इनका डायमेंशन नहीं रख सकते, डायमेंशन होता ही नहीं है ये, ठीक है। अब एक और क्वांटिटी आती है मेरे बच्चे, डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो भाई यहां पर भी नाम से तो समझ में आ ही रहा है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब डायमेंशन लेस है, लेकिन मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। अब जैसे 10th क्लास में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़कर आए हो, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होता है। अब दोनों ही स्पीड का रेशियो है भाई, यहां भी c यहां भी v, दोनों स्पीड का रेशियो है, तो डायमेंशन थोड़ी होगा। ऊपर वाले का LT-1 हो गया, नीचे वाले का भी LT-1 होगा, तो इसका डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। इट मींस डायमेंशन लेस है। अब वेरिएबल कैसे है? आपने देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग हो सकता है भाई, वाटर का अलग हो सकता है, ग्लास का अलग हो सकता है, कोई और मीडियम में ऑयल है तो उसका अलग हो सकता है, डायमंड का अलग होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मीडियम के नेचर को बताता है, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है,
वेरिएबल नेचर का मैग्नीट्यूड है, उसके साथ साथ इसका डायमेंशन कंटिन्यू कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे बच्चा अगर हम समझने की कोशिश करें और एक दो क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे एंगल है भाई, एंगल को आप किस में काउंट करोगे? देखना जरा, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है ना भाई, आर्क अपॉन रेडियस। तो यार आर्क का डायमेंशन भी एल और रेडियस का डायमेंशन भी एल, तो डायमेंशन लेस बनेगा एंगल। लेकिन एंगल तो वेरिएबल है, कहीं भी 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जितना चाहो उतना एंगल हो सकता है यार, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होगा भाई। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सभी जितने भी फंक्शंस हैं, इन सभी का डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड एज पर द एंगल। ठीक है भाई, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे स्ट्रेन आएगी, आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। स्ट्रेन एक क्वांटिटी होती है मेरे बच्चे, स्ट्रेन। ये क्या बताता है? ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर सही समझ में आएगा। जैसे मानो कि लेंथ में चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एरिया में चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल एरिया, वॉल्यूम में चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब ये सेम टाइप की क्वांटिटी का रेशियो होता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब जब टॉपिक चलेगा तो हम देखेंगे। तो भाई देखो, लेंथ और लेंथ डायमेंशन नहीं होगा, एरिया और एरिया डायमेंशन नहीं होगा, वॉल्यूम और वॉल्यूम डायमेंशन नहीं होगा। मतलब अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसके साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है कंटिन्यू। ऐसे अभी बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी, जैसे एक रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को भी आप इसी में काउंट करेंगे भाई, रिलेटिव डेंसिटी को आप इसी में काउंट करेंगे। जैसे अगर आप रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब यह होता है कि किसी भी बॉडी की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, ये दो डेंसिटी के रेशियो को बताता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सेम टाइप की क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, इन सभी क्वांटिटीज को आप नोट डाउन कर सकते हो। यहां से मैंने ये सभी का डेफिनेशन मेंशन कर रखा है, आप इनको आसानी से नोट डाउन कर सकते हो। तो ये सभी जो मैंने आपको बताया, ये डायमेंशन के बारे में इंट्रोडक्शन करा दिया। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें हम लोगों ने क्यों डायमेंशन पढ़ा, डायमेंशंस की क्या एप्लीकेशन होती है, जैसे कि किसी भी फॉर्मूले के करेक्टनेस को चेक करना, किसी भी फॉर्मूले का ड्राइव करना, या एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करना, इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ जितने क्वेश्चंस बनेंगे भर भर कर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग पहले यहां से अपना डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस करने वाले हैं। वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना बहुत है। बाय बाय।